हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेसन कॉमर्स। तो बेटा, जैसे कि हम लोगों ने अपनी 30 मिनट सीरीज स्टार्ट करी है बीएससी की। कल मैंने आपको डे 1 में आपको मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था। हम लोगों ने उसके फीचर्स पढ़े थे, हम लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। आज उसी चैप्टर को कोशिश पूरी रहेगी कि हम लोग उसको वाइंड अप करके ही उठे इस 30 मिनट्स में, ताकि हमारा वन शॉट एक ही घंटे में आपको पूरा क्लियर हो जाए और आप तुरंत ही उसकी केस स्टडीज भी सॉल्व कर लें। क्लियर होगी बात? तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, आइए एक बार रिकॉल कर लेते जरा। हमने कल सबसे पहले मीनिंग पढ़ा था। मीनिंग के बाद हमने कॉन्सेप्ट में प्रोसेस पढ़ा था। एफिशिएंसी क्या होता है वो पढ़ा था। इफेक्टिवनेस पढ़ा था। फिर हमने फीचर्स पढ़े थे। गोल ओरिएंटेड होता है, परवेसिव होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, ग्रुप एक्टिविटी होती है और डायनेमिक होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग होता रहता है। और मैनेजमेंट जो है वो इंटैंजिबल फोर्स है। क्लियर होगी बात? उसके आगे हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में तीन आते हैं: प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। फिर अगर सेकंड की बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे भी तीन पॉइंट मेन है। सबसे पहले, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना और वीकर सेक्शन की हेल्प्स करना और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना और प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज। क्लियर हो गई? फिर उसके बाद पर्सनल एम्प्लॉय क्या चाहता है हमसे। तो बेटा, एम्प्लॉय हमसे चाहता है कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स, हमको कंपटीशन से अच्छे मिलने चाहिए जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव है। फिर आपको पीयर रिकग्निशन होना चाहिए। पीयर रिकग्निशन का मतलब है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से रिकग्निशन मिलना चाहिए। आपकी वहां पे तारीफ होनी चाहिए, अप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए। ठीक है? और फिर थर्ड पॉइंट में हमारा आता है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट का हक भी किसको है? कंपनी को। वो भी आपको इस पे ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आइए पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतना मैनेजमेंट मैनेजमेंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा, अगर मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आपका वहां पे कोई भी कैप्टन नहीं है तो आप मैच को नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी चलाएंगे, कोई वहां लीडर नहीं होगा, कोई एक मैनेजमेंट नहीं होगा। क्लियर होगी बात? तो आपको अगर आपका गोल जो भी है, अगर सब लोग पूरे 11 प्लेयर्स सही से नहीं खेलेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ द कैप्टन, तो आप मैनेजमेंट को, आप अपना गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे विदाउट मैनेजमेंट। अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होते हैं, आप खुद इमेजिन करिए, सब लोग को लगता है आज तो एकदम मजे के दिन है, क्योंकि आज प्रिंसिपल नहीं है, कोई भी पनिशमेंट देने के लिए नहीं है। तो इसका मतलब जब मैनेजमेंट नहीं है तो अपने एम्प्लॉयज अपनी मनमाजी करते हैं, और अपनी मनमाजी अगर करेंगे आप तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। So management is required for itself, but for achieving the goals of the organization. The task of the manager is to give a common direction to the individual efforts in achieving the overall goal of the objective. सबके इंडिविजुअल गोल्स है और इंडिविजुअल गोल करते 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 एक कॉमन गोल हम लोग सब लोग अचीव कर ले जाते हैं। क्लियर हो गई बात? मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब बेटा, कल मैंने आपको बताया था, एक इफेक्टिव होता है और एक एफिशिएंसी होता है। इफेक्टिव का मतलब काम को कंप्लीट करना, अपने टास्क को कंप्लीट करना। और एफिशिएंसी का मतलब होता है टास्क को कंप्लीट तो करना ही करना है, लेकिन विद मिनिमम कॉस्ट करना है। कैसे करना है बेटा? विद मिनिमम कॉस्ट करना है, आपको ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे, द एम ऑफ अ मैनेजर इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी थ्रू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, अब जब सारे फंक्शंस आपके कोऑर्डिनेशन में चलेंगे तो आपकी कॉस्ट अपने आप ही मिनिमम लगेगी और आपका गोल बहुत ही आसानी से अचीव हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मैंने आपको कल भी मतलब बताया था। डायनेमिक का मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग। अब जब इंडिया पाकिस्तान से मैच करेगी तो उसकी मैनेजमेंट अलग होगा, लेकिन अगर वही इंडिया अगर यूएई या नीदरलैंड के साथ करेगी तो उसकी मैनेजमेंट अच्छा होगा। क्योंकि कैसे अच्छा होगा, मैं ये भी आपको कैसे चेंज होगा मैं ये भी बताता हूँ। डायनेमिक, अगर पाकिस्तान से है तो आप अपने एकदम की प्लेयर्स खिलाएंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान से हारना नहीं चाहेंगे। Pakistan is also a
कहेंगे स्ट्रॉन्ग टीम है, ऐसे आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। तो आप अपने अच्छे प्लेयर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा, आपके शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, अगर बॉलिंग की बात करें जसप्रीत बुमराह का उसमें होना आप देखते हैं कि मैंडेटरी है। इसका मतलब आप अब वही नीदरलैंड्स और यूएसए के साथ अगर आप खेले तो आप ये की प्लेयर्स को थोड़ा सा आराम देके जो आपके यंग प्लेयर्स है आप उनको अपॉर्चुनिटी, आप उनको चांस दे सकते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। जो नीदरलैंड टीम भी आज के टाइम पे ग्रो कर रही है। ठीक है, क्लियर होगी बात। दे आर ऑल्सो नॉट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। क्लियर होगी बात। तो आपका मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है कि आपके आगे एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है। क्लियर होगी बात। All the organization have to function in an environment which is constantly changing. It is generally seen that individuals in an organization resist change as they often mean moving from familiar, secure environment to a newer and a more challenging one. आपको अपने मैनेजमेंट को रिजिड नहीं रखना है, आपने अपने मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल रखना है। फ्लेक्सिबल का मतलब जैसे जैसे आपके अपॉर्चुनिटी, जैसे जैसे आपके थ्रेड्स, वीकनेस, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। क्लियर होगी बात। Management helps people adapt to these changes so that organization is able to maintain its competitive edge. अगर आप अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज नहीं करेंगे तो आप कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे और आप हार जाएंगे। क्लियर होगी बात। आगे, management helps in achieving the personal objective. A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve the personal goals. अब जसप्रीत बुमराह को कह दिया गया कि आपको आज 4 विकेट लेने ही लेने हैं, ये आपका इंडिविजुअल गोल है यार। अगर उसने 4 विकेट ले लिए तो आधी टीम तो ऐसे ही सामने वाले की रह गई, तो ऑब्वियसली बात है आपका कॉमन गोल मैच जीतने का अपने आप अचीव हो जाएगा। अगर उसने अपना पर्सनल गोल अचीव कर लिया तो कॉमन गोल तो आराम से अचीव हो ही जाएगा। Why? Contribute to the overall objective of the organization. Through motivation and leadership, the management helps individuals to develop the team spirit, cooperation, and the commitment to group success. Team spirit होना जरूरी है, cooperation होना जरूरी है और commitment भी होना जरूरी है। Management helps in the development of the society. अभी मैंने आपको ये आपका अगर देखें तो ये हो गए आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये हो गए आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये आपके हो गए सोशल ऑब्जेक्टिव जो अभी हम आपके पीछे बता के आए थे। An organization has multiple objectives to serve the purpose of the different group that constitute it. वहां पे सब लोग अलग अलग होते हैं। कौन से डिफरेंट ग्रुप हैं भाई? वहां पे शेयर होल्डर को भी आपको खुश रखना है, आपको कस्टमर को भी खुश रखना है, जो आपके सप्लायर है आपको उनको भी खुश रखना है, जो आपके एम्प्लॉयर है उसको भी खुश रखना है, जो आपके एम्प्लॉय हैं आपको उनको भी खुश रखना है, आपको पब्लिक को भी खुश रखना है। तो कितने सारे आपके वेरियस डिफरेंट ग्रुप हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। In the process of fulfilling all these measures helps in development of the organization and through that it helps in the development of the society. अगर वो ये सारों को खुश रखेगा तो सोसाइटी तो अपने आप खुश हो ही जाएगी। क्लियर होगी बात। तो बेटा बहुत इजी था। देखो ये आपका फीचर में भी पॉइंट था और ये भी आपका फीचर में पॉइंट था, ये आपका कॉन्सेप्ट का पॉइंट आ गया और ये आपके दोनों क्या थे? पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। तो क्या इंपॉर्टेंस आसानी से याद हो गई। इन अचीविंग द ग्रुप गोल एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है और आपके सोशल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करती है। और एक फीचर था कि वो डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्लियर हो गई बात। आई इंपॉर्टेंस हो गया। अब आते हैं आगे। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। 3 है आपके, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। इससे आपका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, मैंडेटरी है भाई। 110% आएगा, मैं बता रहा हूँ। क्लियर होगी बात। अब बताइए आर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कला। कला, कला का मतलब क्या होता है? कला मतलब अपने आप को ऐसी स्किलफुल, देखो स्किल है आपके अंदर, एक स्किल है, मैं एक पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या है बेटा? आर्ट है। सबके बस का नहीं है पढ़ाना, तो ये भी एक आर्ट है। आप देखते होंगे पेंटिंग, अभी हमसे कोई कह दे भाई पेंटिंग कर दो, हम तो ना कर पाए। अभी हमसे कोई कह दे भाई एक बार में क्या इंडिया का मैप बना पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे भाई। तो ये क्या है बेटा? आर्ट है। जो पेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ये सब क्या है बेटा? ये आर्टिस्ट हैं। डायरेक्टर, ये भी एक आर्ट है। आप एक उसके एक्टर की बात करें, वो भी एक आर्ट है। क्लियर होगी बात। एंड पर्सनल एप्लीकेशन, personal application and of existing knowledge to achieve the desired result.
भाई मेरे अंदर स्किल्स है पढ़ाने की, मेरे अंदर एक पर्सनल एप्लीकेशन है कि कैसे बच्चों को डील करना है। ये हम लोग को सिखाया जाता है जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं अपनी एजुकेशन की। तो मैं अपनी आर्ट, जो मेरी स्किल्स हैं, जो मेरे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उससे आपको पढ़ा रहा हूँ और उससे मैं अपना डिजायर्ड रिजल्ट जो है, मेरा जो मेरी भी एम्स है, जो मेरा गोल है, वो भी क्या है, अचीव करूंगा। तो अपने आप की जो भी आर्ट है, कहते नहीं यार वो ना बहुत अच्छा खेलता है, क्रिकेट भी एक क्या है बेटा, खेलना एक आर्ट है। फुटबॉल भी एक खेलना क्या है, आर्ट है। पेंटर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, ये सब क्या है, आर्टिस्ट है। इट कैन बी acquired थ्रू स्टडी, आपको स्टडी भी करनी पड़ती है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे वैसे वैसे एक आर्ट बढ़ता चल जाएगा। जैसे जैसे विराट कोहली देखो खेलता चला गया, वैसे वैसे उसका खेल अच्छा होता चला गया, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा करता रहा। Since art is concerned with the personal application of the knowledge, some kinds of ingenuity and the creativity is required to practice a basic personal principles learned. कहने का मतलब है कि आर्ट एक जो है वो कंसर्न है, पर्सनल एप्लीकेशन है। सबके खेलने का तरीका अलग अलग होता है। सूर्य कुमार यादव हिटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, अभिषेक शर्मा ज्यादा हिटिंग पे फोकस करते हैं, आते ही छक्के चौके मारने लगते हैं। तो इनका पर्सनल एप्लीकेशन है। लेकिन अगर कोई और, अगर हम बात करें किसी और प्लेयर की, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, सहवाग थे, पहले वो दो चार बॉल देखते थे, एनालाइज करते थे, उसके बाद वो शॉट्स मारते थे। पहले एक दो ओवर वो लेते थे करने के लिए, सेटलमेंट होने के लिए। लेकिन आज पर्सनल एप्लीकेशन है, सब अपने अपने तरीके से खेलते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका है खेलने का। क्रिएटिविटी साथ में लाते हैं, सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका है, सब अपनी क्रिएटिविटी लाते हैं। कोई आपकी क्लास में हंसी मजाक करके पढ़ाएगा, कोई टाइम वेस्ट करके पढ़ाएगा, सबका अपना अपना तरीका है करने का। तो वो भी बेटा क्या है, क्रिएटिविटी। तो जो बेसिक फीचर्स है आर्ट के, आइए देखते हैं क्या वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं। आइए, एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरटिकल नॉलेज। भाई थियोरटिकल नॉलेज तो आपको मैनेजमेंट में भी होनी चाहिए और थियोरटिकल नॉलेज आपको आर्ट की भी होनी चाहिए। जब आपको पता ही नहीं है कि ब्रश पेंट कैसे पकड़े जाएंगे, तो भाई घंटा कर पाएंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्ट presupposes the existence of a certain theoretical knowledge, आपको certain theoretical knowledge होनी चाहिए। Experts in their respective area have derived certain basic principles which are applicable to a particular form of art. For example, literature on dancing, public speaking, acting, music is widely recognized. मैं तो कहूंगा एक पॉलिटिक्स करना भी एक आर्ट है। सबके बस का नहीं है पॉलिटिक्स करना। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। आर्ट देयरफॉर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, टू डांसर्स, टू स्पीकर्स, टू एक्टर्स और टू राइटर्स विल ऑलवेज डिफाइन डेमोंस्ट्रेटिंग देयर आर्ट। सब लोग अपने अपने तरीके से करेंगे। पढ़ाना भी एक आर्ट है, मैं अपनी अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, सब लोग अपनी अलग तरीके से पढ़ाएंगे, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड द क्रिएटिविटी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे जैसे आप क्रिएटिविटी करते रहेंगे, वैसे वैसे एक्सपीरियंस गेन होता रहेगा। All art is practical. Art involves the creative practice of the existing theoretical knowledge. We all know that all music is based on having basic notes. However, what makes the composition or unique is the use of its notes in the creative manner. सात नोट तो सबको ही पता है, सारे गा मा पा धा नी सा होता है, लेकिन सबका तरीका अलग, उसको यूज करने का अलग होता है। क्लियर हो गई बात? तो मैनेजमेंट एक क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, पर्सनल एप्लीकेशन है और क्रिएटिविटी प्रैक्टिस के साथ साथ आप उसको इंक्रीज अपना करते रहेंगे। तो ये आपका हो गया मैनेजमेंट डिजाइन एंड आर्ट। क्लियर हो गई बात? मैनेजमेंट एज ए साइंस, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? साइंस बताइए क्या होता है? साइंस क्या रातों रात ऑब्जर्व हो जाता है, या वो रातों रात आ जाता है, या ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करने के बाद आता है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट करने के बाद आता है। Science is a systematized body of knowledge that explains certain general truth or the operations of the general laws. साइंस एक सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक सिस्टम बना है। क्या आपको पता है कि Na को जब सोडियम को Na से Cl से मिलाएंगे तो NaCl बनेगा? आप भले वो इंडिया में करें, भले आप वो कहीं भी करें, सब होगा तो सेम ही। अब ग्रेविटी जो है, एप्पल अगर उस पे गिरा था तो भाई वो तो सबके लिए एप्लीकेबल हो गया ना। क्लियर हो गई बात? तो एक जनरल ट्रुथ बनाए गए, एक ऑपरेशंस बनाए गए हैं जनरल लॉस के। बेसिक फीचर, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस तो आपको पता ही है, अलग से एक सब्जेक्ट है भाई, पीसीबी या तो पीसी, दोनों की नॉलेज होना आपको मैंडेटरी है। इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज है, Na को जब Cl से मिलाएंगे तो ये जो कॉज हुआ उसका इफेक्ट क्या बनेगा, NaCl तैयार हो जाएगा। तो अगर आप ये करेंगे तो ये होगा, दैट मींस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, तो आप 95% ले आएंगे, दैट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर होगी बात?
For example, the phenomenon of an apple falling from a tree from the ground is the same as the law of gravity. हर जगह है, तो ये क्या है बेटा? लॉ ऑफ ग्रेविटी, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसे नहीं रातों रात हो जाते हैं, सालों लग जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने को। Scientific principles are first developed through the observation and then tested the repeated experimentation under controlled conditions. ऑब्जर्व करा, फिर इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, कम से कम बहुत बार वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं भाई साइंटिस्ट लोग, तब जाके उसको फाइनल रिजल्ट पा पाते। यूनिवर्सल वैलिडिटी, अभी मैंने बताया क्या ग्रेविटी जो है वो क्या ऑल ओवर इंडिया हर जगह है ना, तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड वो यूनिवर्सली अप्लाइड है, भले वो इंडिया में हो, यूएसए में हो, जर्मनी में हो, ग्रेविटी तो हर जगह। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? तो तीन चीजें, नॉलेज उसमें भी थी, नॉलेज इसमें भी है, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है और इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। डन? चलो, अब आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है भाई? प्रोफेशन लाइक सबसे पहले सबके नाम पे आता है डॉक्टर, लेकिन आप हम लोग कॉमर्स वाले सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सब क्या है हमारे? प्रोफेशनल्स है। ये सब क्या है हमारे? प्रोफेशनल्स है। तो प्रोफेशन की अगर मैं मीनिंग पढ़ूं तो क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। You have understood as for all of organized activity needs to be managed. You would also be have observed that the organization looks for individuals with specific qualifications and experience. अभी मैंने आपको बताया कि कैप्टन होगा टीम का, लेकिन भाई कैप्टन जो होगा उसके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या? उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अगर मैं यहाँ शॉट मारूंगा, यहाँ शॉट मारूंगा, डेथ ओवर में कैसे बॉलिंग करनी है, ये सब बातें किसको पता होंगी? कैप्टन को ही तो पता होंगी। लेकिन but captain is not a profession. I'm just taking an example of the captain. It was we observed that there has been increase in the corporate form of business on the one hand and increasing emphasis on the managed business form concern. अभी आपको एक अडानी का, गौतम अडानी, हमारे रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया, उनका एक अभी पॉडकास्ट आया था। उनसे कहा गया था आप इतना सारा काम करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? पॉडकास्ट भी कर लेते हैं, आप जगह जगह मिल भी लेते हैं सबसे, आपने रेशेस भी बना के रखे हैं, तो आप कैसे कर लेते हैं? उनका सिर्फ एक आंसर था, my my business is managed by the professionals। कहने का मतलब भाई प्रोफेशनल्स उसको मैनेज करें, वो नहीं मैनेज करें। उन्होंने प्रोफेशनल्स को हायर कर रखा है जो मैनेज करते हैं उसके बिजनेस को। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? तो प्रोफेशनल्स का काम होता है प्रोफेशनली तरीके से अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस को एकदम जी जान से लगा के उस बिजनेस को हाई लेवल तक पहुंचाना। Does this imply the management is a profession? To answer, let's examine the features of the profession and see whether the management satisfy them or not. सबसे पहले क्या नॉलेज होनी जरूरी है? भाई सीएस करने में जान निकल जाती है रातों रात, सीएस सब पढ़ने में। तो क्या नॉलेज चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई। All professions are based on a well-defined knowledge that can be acquired through instructions. Teacher is also a profession. क्या मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठ के आपको पढ़ाने लग गया? नहीं भाई, मैंने भी इसकी डिग्री ली है, मैंने भी इसकी नॉलेज करी है, तभी तो आज मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ आपको। क्लियर हो गई बात? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या सीए, डॉक्टर, क्या कोई भी बन जाएगा? क्या कोई भी अपना ऑफिस खोल ले और अपना प्रैक्टिस करने लगे? बताइए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसके पास ये सब डिग्री होंगी खाली वही प्रैक्टिस कर सकता है, सब लोग ऐसे दुकान खोल के नहीं बैठ सकते। The anti profession is restricted to examination of the acquired education degree. आपको सारे एग्जाम्स पास करने होंगे, आपको प्रॉपर डिग्री लेनी होगी, तभी आप प्रोफेशनल कहलाएंगे, अदरवाइज आप प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे। For example, to become a chartered accountant in India, a candidate has to clear a specific examination conducted by the Institute of Chartered Accountant of India. क्लियर हो गई बात? एक एसोसिएशन है भाई, जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपको आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आपको डिग्री प्रोवाइड करता है। जब आप सीएस बन जाते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आपको डिग्री प्रोवाइड करता है। आईसीएआई एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो आपको सीए की डिग्री प्रोवाइड करता है। जब आप लॉयर बन जाते हैं तो जब आप लॉयर बन जाते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको डिग्री देता है। क्लियर हो गई बात?
So all professionals are affiliated to a professional association which regulates entry, जो देता है सर्टिफिकेट देता है प्रैक्टिस करने का, फॉर्मुलेट एंड कोड ऑफ कंडक्ट, आपको बताता है कि आपको कैसे काम करना है. To be able to practice in India, lawyers have to become the members of the bar council which regulates and control all their activities. कि देखते हैं क्या कोई लॉयर गलत काम तो नहीं कर रहा है, अपनी डिग्री का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है उसकी. क्लियर होगी बात. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब सब लोग एक बाउंड है कोड ऑफ कंडक्ट के. जैसे स्कूल्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही एक प्रोफेशनल के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको सारा काम करना होता है. which guides the behavior of its member. All doctors, for example, take the oath of ethical practice that they enter the profession. एक शपथ दिलवाई जाती है कि मैं ये ऐसे 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 काम करूंगा. जैसे इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडिया माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसे आप सुबह उठ के प्रेस लेते हैं, वैसे ही वो लोग भी एक ओथ लेते हैं. कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है. सर्विस मोटिव, इनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, इनका मेन मोटिव सर्विस होती है. सर्विस अच्छी दोगे तो पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा. The basic motive is to serve their client's interest by the rendering dedicated and committed services. The task of a lawyer is to ensure that his client get justice. क्लियर हो गई बात. तो आप बताइए क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए अभी ऐसा कोई एक अलग से कोर्स नहीं आया है, अलग से एसोसिएशन नहीं बना है, अलग से कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा नहीं है. तो इसलिए मैनेजमेंट जो है एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है. अभी वो प्रोफेशन में बनने की तैयारी में है, क्योंकि आज के जमाने, जैसे भी मैंने आपको बताया कि गौतम अडानी ने जो एग्जाम्पल दिया था कि बाय बिजनेस इज मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल्स, तो क्या वहां पे क्या मैनेजर्स नहीं बैठे होंगे? लेकिन मैनेजर्स वहां पे एक्सपीरियंस के थ्रू बिठा दिए जाते हैं, उनके पास डिग्री नहीं होती. क्लियर हो गई बात. तो ये आर्ट साइंस प्रोफेशन आपका क्लियर हो गया. उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा. अब आते हैं आगे. लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेवल्स होती हैं बेटा, 3 लेवल होती हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल. अगर मैं अपने स्कूल से आपको, मैं बहुत स्कूल से एग्जांपल देता हूँ क्योंकि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है. प्रिंसिपल टॉप लेवल पे आते हैं, वाइस प्रिंसिपल टॉप लेवल. मैनेजमेंट है अगर आपके स्कूल में, जो ओनर्स कह सकते हैं इनको, वो भी कौन से लेवल पे आते हैं? टॉप लेवल पे. अब इनका काम क्या होता है बताइए, इनका काम क्या होता है? ये हायरार्की चलती है. देखिए आइए रीडिंग कर लेते हैं पहले होता क्या. Every individual in the hierarchy is responsible for the successful completion of a particular task. सबको एक अपने अपने लेवल पे बताया गया और सबके अपने अपने टास्क होते हैं जिसको उनको कंप्लीट करना होता है. To be able to fulfill that responsibility is assigned a certain amount of authority and the right to take a decision. और साथ में उसको अथॉरिटी दे दी जाती है कि आपको ये काम करना है, कैसे करना है, आपको ये पावर्स दी जाती है, कैसे करना है, ये आप देख लीजिए. This authority responsibility relationship binds the individual as superiors and the subordinate and gives rise to different levels in an organization. एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बन जाता है जिससे सुपीरियर का मतलब उसके ऊपर वाला, उसके नीचे वाला जो होगा वो सबऑर्डिनेट होगा. ये सब सुपीरियर कहलाए जाते हैं. इनके नीचे जो काम करेंगे दैट विल बी सबऑर्डिनेट. क्लियर होगी बात. तो दे कंसीडर सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव. भाई स्कूल में प्रिंसिपल तो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट होते हैं. By whatever name they are called, जैसे भी आप नाम को बुला लीजिए. They are usually referred to as a chairman, chief executive officer, chief operating officer, president, vice president. Top management is a team consisting of managers from the different functional levels, heading finance, marketing, etc. अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पूछें फाइनेंस मैनेजर कहाँ आएगा, आप बताइए फाइनेंस मैनेजर कहाँ आएगा, आप बताइए फाइनेंस मैनेजर कहाँ आएगा. बेटा अगर वो कहेंगे तो चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के अंडर में ही ना. तो इसलिए जो ये मैनेजर्स होते हैं, ये होते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर्स. कौन से मैनेजर होते हैं? डिपार्टमेंट. और सारे जो डिपार्टमेंट मैनेजर होते हैं वो जाते हैं हमारे मिडिल मैनेजमेंट में. कहा जाते हैं? हमारे मिडिल मैनेजमेंट में. These top level managers are responsible for the welfare and the survival of the organization. ये जो वाइस प्रिंसिपल मैनेजमेंट, आप कैसे स्कूल रन करना चाहते हैं, ये किसका काम है? प्रिंसिपल का काम है.
उसको सर्वाइव करवाना, उसकी रेपुटेशन बनाना किसका काम है? प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का काम है। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स implications for the survival of the firm. They formulate overall organization goal and strategies for their achievement. ये स्ट्रैटेजी बनाने का काम किसका होता है बेटा? टॉप लेवल का। गोल को सेट करना किसका काम होता है? टॉप लेवल का। ये सारे जो मैनेजर्स को अपॉइंट करने का काम किसका होता है? टॉप लेवल का। इनको काम कौन डायल्यूट करता है? टॉप लेवल। क्लियर हो गई बात? अब आता है मिडिल मैनेजमेंट। टॉप लेवल काम देता है मिडिल मैनेजमेंट को, और मिडिल मैनेजमेंट किसको काम देता है? अपने नीचे वाले को। तो बेटा ये लिंक है किसके बीच का? टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स का। ज्यादा सब ऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर। अभी हमने को बताया कि ये सब क्या होंगे? इनके नीचे के सब ऑर्डिनेट टू सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ये सब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हो गए। इनके नीचे वाले कौन हो गए? सब ऑर्डिनेट। इसके ऊपर वाले कौन हो गए? सुपीरियर। दे ऑल्सो यूज ए डिवीजन हेड। अभी हमने आपको बताया डिपार्टमेंट कह लो या डिवीजन हेड कह लो। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर। Middle management is responsible for the implementing and controlling plans and strategies developed by the top management. जो टॉप मैनेजमेंट को काम देता है, उस काम को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? मिडिल लेवल का। कंट्रोल कैसे करना है, अपने नीचे वालों से काम कैसे करवाना है, ये सारे काम किसके होते हैं? मिडिल लेवल के। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो इसमें आता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के बाद आएगा आपका क्लास टीचर। क्लास टीचर के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट टीचर। ये सब किस में आएंगे? मिडिल मैनेजमेंट में। क्लियर हो गई बात? At the same time, they are responsible for all the activities of the first line managers. Their main task is to carry out the plans formulated by the top manager. का मेन काम ये होता है कि जो टॉप मैनेजर्स ने जो काम दिया है उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं सुपरवाइजरी, या इसको बोलते हैं लोअर लेवल। सुपरवाइजरी ऑपरेशंस, इनका मेन काम होता है ऑपरेशंस करना। 4-man supervisors comprise the lower level in the hierarchy of the organization. Supervisor directly oversee the efforts of the workforce. Their authority and the responsibility is limited according to the plans drawn by the top management. इनका मेन काम होता है, इनका मेन काम क्या होता है? जो आपको मिडिल लेवल ने काम दिया है, आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले जो टॉप होता है वो काम देता है मिडिल को, और जो मिडिल होता है वो काम देता है लोअर को। ये 3 लेवल के काम होते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? इसमें से अगर मैं स्कूल की बात करूं तो इसमें भैया पियोन लोग आ जाते हैं जो ऑपरेशंस को हेड करते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? चल, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है हमारा कोऑर्डिनेशन का। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये जो फंक्शंस है हमारे, ये तो आगे जाके एकदम डिटेल में सारे चैप्टर्स ही हैं, है ना? तो ये सारे चैप्टर्स तो हम लोग बाद में कर ही लेंगे। तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो कोऑर्डिनेशन का है। नेक्स्ट क्लास पूरी कोऑर्डिनेशन पे ही हमारी होगी। क्लियर होगी बात? उम्मीद है आपको ये 30 मिनट सीरीज समझ में आ रही होगी। आप अगर डेली ऐसे 2-2 3-3 टॉपिक करते रहेंगे तो उम्मीद है हमारा 1 महीने में तो हम लोग पूरी अपनी बीएससी को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। क्लियर होगी बात? तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा कि भाई हमारी 30 मिनट सीरीज चल रही है, आप इसे देखिए, डेली 30 मिनट्स को पढ़िए और आपका सारा काम खत्म। ओके, थैंक यू, बाय बाय।